और अब बात बीएसएफ के स्थापना दिवस की, जो कि इस बार जैसलमेर में मनाया जा रहा है। आज से 2 दिन के दौरे पर अमित शाह जैसलमेर जा रहे हैं, जहां वो सीमा पर तैनात बहादुर जवानों से मुलाकात करेंगे। वहीं स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। देश के बहादुर जाबाजों की ये तैयारी है बीएसएफ के स्थापना दिवस को शानदार बनाने की, दुनिया को बीएसएफ की ताकत का एहसास कराने की। आसमान से लेकर जमीन तक ये जवान दम भरने को तैयार हैं। ये कदमताल दुश्मनों के हौसले पस्त कर देंगे, जहां पुरुषों के साथ महिलाएं भी देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। देवियों तथा सज्जनों, ये वही भैरव सिंह है जिनकी भूमिका प्रसिद्ध हिंदी फिल्म बॉर्डर में श्री शक्ति। बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस इस बार पाकिस्तान से सटी सीमा जैसलमेर में मनाया जा रहा है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कर रहे हैं, जो 2 दिन के जैसलमेर दौरे पर हैं। बीएसएफ का स्थापना दिवस इस साल पाकिस्तान की नाक के नीचे यहां पर मनाया जा रहा है। दिल्ली से कई किलोमीटर दूर यहां आप देख रहे हैं कि जैसलमेर के इस ग्राउंड में बीएसएफ का स्थापना दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाएगा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इससे पहले दिल्ली और आसपास इलाकों में स्थापना दिवस मनाया जाता था, लेकिन इस बार सीमा के नजदीक जो सबसे खास जगह है, यहां पर बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बीएसएफ की इस ऐतिहासिक परेड में पूरे देश के बीएसएफ 13 फ्रंटियर के करीब 12 रेजिमेंट हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बीएसएफ की आर्टिलरी रेजिमेंट, एयर रेजिमेंट, मोटरसाइकिल जाबाज टीम, बीएसएफ महिला जवानों का भवानी दस्ता शामिल है। इस परेड में बीएसएफ का ऊंट दस्ता, कैमल माउंटेड बैंड, डॉग स्क्वाड और बीएसएफ का फुट कॉन्टिजेंट कदम से कदम ताल मिलाते हुए भव्य प्रदर्शन करेगा, जिसकी पूरी तैयारी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह जब इस रेजिंग डे के दौरान सलामी लेंगे जवानों के साथ, तो ये ऊंट दस्ता भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। इसकी खासियत ये है कि जहाँ सैंड ड्यून बड़े बड़े होते हैं, वहां पर भारत और पाकिस्तान सीमा की निगरानी करने के लिए ये ऊंट दस्ते वहां पर काम आते हैं। हालांकि इसके लिए अब सैंड स्कूटर का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन ऊंट दस्ता का अभी भी किसी भी तरीके का तोड़ नहीं है। बीएसएफ ने वक्त के साथ खुद को एडवांस भी किया है, जहां सीमा सुरक्षा के लिए नए नए हथियारों और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बीएसएफ की सीमा सुरक्षा बलों की प्रहरों की द्वारा उपयोग में लाने वाले सारे थर्मल इमेजर हैं। इसमें ये जो थर्मल इमेजर है, जो रात्रि में निगरानी करता है, और ये हेतु एडवांस उपकरण है। इसकी मदद से हमारे जवान जो है दुश्मनों की इलाकों को मॉनिटरिंग स्क्रीन में लाइव देख सकता है, तथा जो कि अभी प्रदर्शित किया गया है, तथा इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की भी सुविधा है। ये सबसे पुराना मॉडल है, जो कि हमारे पास 2006 में बेटी जो है बेल मछलीपट्टनम से खरीदा गया, 2011 में दृष्टि, 2012 में कोरल बी, और अनुकूल वर्जन जो है ये 2016 में बेटी खरीदा गया, और सबसे लेटेस्ट में हमारे पास ये रजक जो है 2017 में खरीदा गया। इसका ये खासियत है, इसमें भी डे कैमरा और थर्मल नाइट कैमरा भी उपलब्ध है, और साथ साथ में इसमें जीपीएस और मतलब डीएमसी जो कि डिजिटल मैग्नेटिक कंपास है, ये भी उपलब्ध है। बीएसएफ के इस कार्यक्रम में हथियारों की प्रदर्शनी भी लगेगी, जहां आम जनता देश के आधुनिक हथियारों से रूबरू हो सकेगी। वो हथियार जिन्होंने वक्त और हालात के हिसाब से खुद को बदला है। इस टीयर गैस गन का इस्तेमाल जो किया जाता है, इसमें पीछे कैमरा लगा दिया गया, यानी कि जिधर टीयर गैस गन का इस्तेमाल होता है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और इसका सीधा ये मकसद है कि जो सामने लोग मौजूद हैं किसी तरीके का अगर उपद्रव कर रहे हैं, तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस गन के जरिए हो सके, और वहां पर अगर टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो उस दौरान उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए उसको बताया जा सके कि आखिर वो किस तरीके से उपद्रव कर रहा था।
जैसलमेर तैयार है देश के पराक्रम को देखने के लिए, हिंदुस्तान की ताकत का गवाह बनने के लिए। जितेंद्र बहादुर सिंह, जैसलमेर, आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज किसान संगठनों की बड़ी बैठक होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा अपने आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेगा। वो लगातार एमएसपी और अन्य 5 मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार एमएसपी जारी रखेगी, उसी के तहत खरीदारी होगी। किसानों की बैठक से ठीक पहले कृषि मंत्री ने एक बार फिर भरोसा दिलाया है उन्हें कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। जैसे पहले एमएसपी व्यवस्था लागू थी, वही प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। लेकिन आज ये बड़ी बैठक होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की, जिसके बाद फैसला होगा कि अब ये आंदोलन आगे किस दिशा में बढ़ने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 1 साल पूरे होने के बाद भी अभी तक किसान आंदोलन का कोई हल नहीं निकला है और किसान एमएसपी पर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भरोसा नहीं करते। मुझे उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना। एमएसपी गारंटी पर सरकार क्या विचार कर रही है? एमएसपी जारी थी, आने वाले कल में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर विचार करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है। वो कमेटी आगे विचार करेगी। खाद को लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप? खाद की किल्लत हो रही है। अरे फर्टिलाइजर के मामले में किसानों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार पूरी तरह गंभीर है। पहले भी फर्टिलाइजर पूरा मिला है और आगे भी मिलेगा। आपको बता दें कि किसान जिद पर अड़े हैं कि उनकी 6 मांगे मानी जाएं, तभी भी आंदोलन खत्म करेंगे और अपने घर को लौटेंगे। इन सबके बीच किसानों की मौत का मुद्दा भी सियासी रंग ले चुका है। कृषि मंत्रालय संसद में 2 बार बता चुका है कि 1 साल के आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की मौत का आंकड़ा उनके पास नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने 500 से ज्यादा किसानों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने उस लिस्ट पर सवाल उठा दिया। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन को 1 साल बीत गए। कि हमने 3 कृषि कानूनों को, प्रधानमंत्री खुद कानूनों को वापस लेने के साथ क्षमा मांग चुके हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। संसद में कृषि कानून की वापसी पर मुहर लग चुकी है, राष्ट्रपति दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन मुद्दा किसानों का अब भी चर्चा में है। इस बार राहुल गांधी हाथ में एक लिस्ट लेकर आए। लिस्ट आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले उन किसानों की, जिनकी मृत्यु पर मुआवजे के सवाल पर सरकार संसद में कह चुकी है कि मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है। सवाल ये था कि क्या नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना? और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, कहाँ है? पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं। उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है और 152 लोगों को हमने नौकरी दी है और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहां है, नाम, एड्रेस, फोन नंबर। हाँ, 403 ये है
100 ये हैं। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास है, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र दोनों में पूछे गए सवाल के जवाब में कृषि मंत्रालय की तरफ से आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का आंकड़ा न होने की बात कही गई। अब राहुल गांधी की तरफ से दिखाई जा रही लिस्ट पर बीजेपी इसे राज्यों का मुद्दा बताती है। देखिए, डाटा का जो स्रोत है वो प्रदेश की सरकारें होती हैं, वो वहां से भेजती हैं। अब कोई निश्चित डाटा नहीं है तो ये तो एक आधिकारिक उत्तर है। और राहुल गांधी जी को इस प्रकार की बात करने के स्थान पर यदि वो वास्तव में गंभीर हैं तो बाद में निर्णय क्या हो अलग बात है, क्योंकि कृषि है तो प्रदेशों का ही विषय। लेकिन चलिए, जो भी है उसको डाटा को जरा ऑथेंटिकेट करवाएं, जरा उसको उपलब्ध कराएं। सरकार के पास रिकॉर्ड है और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पेंसेशन दे दें। प्रदेश सरकार के पास डाटा है ना, केंद्र सरकार के पास वो डाटा नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि प्रदेश सरकारों का ही ये जिम्मेदारी है, केस वापस लेना हो या कंपनसेशन देना हो। पंजाब सरकार कर रही है, अच्छा है, और भी सरकारें करें। राहुल गांधी 3 लिस्ट की बात करते हैं। पहली लिस्ट में कहते हैं कि 403 मृतक किसानों का नाम है। दावा है कि पंजाब सरकार ने इन्हें 5-5 लाख का मुआवजा दिया है। दूसरी लिस्ट में पंजाब से अलग राज्यों के 100 से ज्यादा किसानों के नाम होने का दावा है। तीसरी लिस्ट में राहुल के मुताबिक उन किसानों के नाम दर्ज हैं जो सार्वजनिक सूचना में हैं और आसानी से वेरीफाई हो सकते हैं। अब राहुल गांधी के बताए नामों की लिस्ट पर ही बीजेपी सवाल उठाती है। बहुत ढोल पीटकर माननीय प्रियंका जी ने कोविड-19 की विषम परिस्थिति में यूपी सरकार को बसों के नंबर मुहैया कराए थे। अंततः पता चला कि वो बसों के नहीं, वो स्कूटर और किसी और गाड़ियों के नंबर थे। ठीक उसी प्रकार से कहीं ये भी ना हो, इसलिए उनके जो बोल होते हैं अधिकतर उसी तरह के होते हैं। तो पहले नंबर तो इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए कि ये किसानों के ही नंबर है या ठीक उसी तरह से जैसे बसों के नंबर दिए गए थे, कहीं वही तो नहीं। जहाँ तक किसानों की मृत्यु का सवाल है, खेत में काम करने वाले, खेत में किसान जो काम कर रहे थे, अकेले उत्तर प्रदेश में 10,000 से अधिक किसान की मृत्यु हो चुकी। तो 1 साल के अंतर्गत इतने लोग आंदोलन में थे, यदि वो नेचुरल डेथ हुई है तो उसका इससे क्या मतलब? पंजाब वो राज्य है जहां 2 से ढाई महीने के बाद चुनाव है। इसीलिए क्या किसानों की मृत्यु और मुआवजे का मुद्दा राजनीतिक तौर पर ज्यादा उठाया जा रहा है? दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि भारत के अलग अलग राज्यों में ओमिक्रॉन के संदिग्ध केस सामने आना शुरू हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भारत को अलर्ट कर दिया गया है। 11 80 रिस्क देशों से आने वाले हर यात्री को अब एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। देखिए आज तक की ये रियलिटी टेस्ट। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक ने सरकार और सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। ये जरूरी भी है, लेकिन देश भर के एयरपोर्ट्स पर टेस्ट के लिए लंबी लाइनें, गाइडलाइंस को लेकर कंफ्यूजन और महंगा कोरोना टेस्ट यात्रियों के लिए झमेला साबित हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते लोगों के चेहरे पर झुंझलाहट झलकती है। हमें डायरेक्टली इन्होंने कहा कि आप वहाँ PCR कराना पड़ेगा और हमने बोला कि नहीं हमारा है। बहुत लड़ाई हुई उनके साथ, बहुत झगड़ा किया। नहीं नहीं नहीं, ये इंडिया का रूल है, इंडिया के रूल किया है। मैंने बोला वो टेस्ट 72 आवर वैलिड होता है, क्योंकि मैं अपना और भी टेस्ट करा चुकी हूँ, वो सब वैलिड था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कराओगे। अगर आपने टेस्ट जल्दी में कराना है तो 4000 चार्ज लगते हैं। अगर आप 500 में कराते हैं तो आपको 6 घंटे वेट करनी पड़ेगी। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, उसके मुताबिक 11 हाई रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा, जबकि अन्य देशों से आने वाले 5% यात्रियों की भी रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। इन यात्रियों को टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ता है। ये नियम 1 दिसंबर से लागू हुए थे, लेकिन इन नियमों को लागू करने के तरीके से यात्री परेशान हो रहे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आ रही हैं।
पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से टेस्टिंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिसमें कि रैपिड पीसीआर है और आरटीपीसीआर टेस्ट है। जो आरटीपीसीआर है वो 5 घंटों में उसकी रिपोर्ट आएगी। रैपिड पीसीआर जो है वो 90 मिनटों में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जिसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है ताकि जितने भी जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो यहाँ आए और उनकी टेस्टिंग यहाँ पे हो सके और उसके बाद में वो यहाँ से जो भी उनका गंतव्य स्थान है वहाँ पर वो जा सके। इस तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके लिए यहाँ पर पैसेंजर्स इंतजार कर रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की ट्रेसिंग को लेकर सख्त गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या भी कम हो गई है। दरअसल बीएमसी की गाइडलाइंस में कहा गया है कि जोखिम वाले देशों से मुंबई में आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। टेस्ट रिपोर्ट जो भी आए, लेकिन यात्रियों को 7 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। इन 7 दिनों में 3 बार आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा, दूसरे, चौथे और 7वें दिन। साथ ही मुंबई एयरपोर्ट पर आज रात से वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके घरेलू यात्रियों को भी निगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। इस वक्त मैं मुंबई के एयरपोर्ट पे हूँ और ये जो मेरे पीछे आप एग्जिट दिख रहे हैं, यहीं से लोग निकलते हैं, अपने घरों की तरफ जाते हैं एयरपोर्ट से। यहाँ पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ देखा यही जा रहा है कि जो आपके पास डबल वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वही मैंडेटरी है, लेकिन आज रात 12 बजे के आसपास से आरटीपीसीआर ये भी मैंडेटरी हो जाएगा। हालांकि अभी तक हमें ये नहीं बताया गया है कि जो अगर आरटीपीसीआर के साथ लोग नहीं आएंगे नेगेटिव रिपोर्ट के साथ तो उनके साथ क्या होगा। हालांकि सिचुएशन बहुत डायनामिक है, सरकार बार बार अभी भी मीटिंग्स कर रही है, क्या होना है क्या नहीं होना है इस पर भी अभी बहुत सारे राउंड्स ऑफ मीटिंग्स आप कह लीजिए किया जा रहा है, हो रहे हैं। दिल्ली और मुंबई की तरह ही देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर नई कोरोना गाइडलाइंस लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है, जिसका एक फैक्टर टेस्ट की कीमत भी है। एयरपोर्ट्स पर एक आरटीपीसीआर टेस्ट 3,500 से 4,000 रुपए है, जबकि बाहर इसकी कीमत 500 रुपए है। एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए हर यात्री से 500 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। नॉर्मल से 7-8 गुना पैसे देकर टेस्ट करवाने के बाद भी यात्रियों को एयरपोर्ट्स पर 4 से 6 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने आरटीपीसीआर के नाम पे 7 घंटे खराब किए हैं। तो आप अंदर 7 घंटे तक बैठे? हाँ, 7 घंटे तक वेट किया। एरोप्लेन से बाहर भी नहीं निकलने देते, निकलते ही हमें सबको घेर लेते हैं कि पहले टेस्ट दिखाओ। देखने के बाद भी वो बोलते हैं पीसीआर टेस्ट करवाओ। पीसीआर टेस्ट जबकि हम बाहर से करवा के आते हैं वो 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है, फिर भी वो 500 वालों को भी 1.5 घंटे में रिपोर्ट दे रहे हैं, 4,000 वालों को भी दे रहे हैं। हम पूछते हैं कितने देर में रिपोर्ट आएगी, वो बोलते हैं ये तो 3900 रुपया लेना है ता 1 घंटे में आ जाएगी, जिसने 500 देना है उसको 6 घंटे में बैठना पड़ेगा। ये सिस्टम थोड़ा है गवर्नमेंट का। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया के कई देशों ने फ्लाइट बैन लगाया है, लेकिन भारत में फिलहाल सख्त ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की है, जिन्हें लागू करवाने में सिस्टम थोड़ा नर्वस फील कर रहा है। इसकी वजह से यात्रियों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है और कैसे करना है। पिछले 2 दिन में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काफी क्योस मचा था। जो पैसेंजर्स अलग अलग विदेशों से आ रहे थे हिंदुस्तान, उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें लैंड करने के बाद या तो रैपिड पीसीआर या आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काफी क्योस था। लेकिन आज तीसरा दिन है जब से सरकार ने नई गाइडलाइंस को लागू किया है और आज चीजें काफी बेहतर हैं। इस समय जितने भी पैसेंजर्स अलग अलग विदेशों से हिंदुस्तान आए हैं, उनका कहना है कि सरकार को उन्हें इस चीज के बारे में पहले इत्तला कर देना चाहिए कि इस तरीके का टेस्ट उनका एयरपोर्ट पे होगा, ताकि उन्हें उतना इंतजार ना करना पड़े। ऐश्वर्या पालीवाल, कैमरा पर्सन, अनूप प्रजापति के साथ।